थानेदार साहब, अभी भी वक्त है, सोच लीजिए। वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं इसलिए कि लड़ना जानते हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। ये दोस्ती, कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूँ। यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? अब गोली चला दो। सुअर के बच्चों, होली के दिन दिल खिल जाते हैं। क्या वजह हो सकती है? तुम बुज़दिल हो, डरपोक हो। ये हाथ नहीं, फांसी का फंदा है। महबूबा, आप राम राम। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। कोई हसीना जब रूठ जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान कभी हार भी जाता है बेचारा। जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। मैं नीचे उतरता हूँ मासी जी। इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। नहीं, ऐसा मत कहो। ये तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने। सिर्फ इतना याद है, इस कमीने के आदमियों ने मेरे चाय की जान ली है, इसलिए। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। शोले के बारे में पहले से ही इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतने वीडियोस हैं कि शायद ही कोई ऐसी बात हो जो आप नहीं जानते। शोले बनाने के लिए कौन कौन सी हिंदी और इंग्लिश फिल्म का रेफरेंस लिया गया, सीन्स कॉपी किए गए, म्यूजिक कहां से इंस्पायर होकर बनाया गया, इस बारे में बहुत से वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं। उस बारे में इस एपिसोड में कोई बात नहीं होगी। फिर भी इस एपिसोड में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जिनका जिक्र ज्यादा नहीं हुआ है। पहले बात करते हैं कि शोले का जन्म कैसे हुआ। सलीम जावेद ने एक पैराग्राफ की स्टोरी बनाई। एक आर्मी ऑफिसर के परिवार को मार दिया गया, उसे बदला लेना है। वो अपने ही 2 जूनियर ऑफिसर्स को याद करता है जिनका कोर्ट मार्शल हो चुका था क्योंकि वो गलत थे, पर वो दोनों बहादुर थे। रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने बदले के लिए इस्तेमाल करता है। निर्माता बलदेव पुष्करना की उन्हीं दिनों फिल्म आई थी रूप तेरा मस्ताना। ये 1972 की बात है। 20,000 रुपए में सलीम जावेद ने अपनी कहानी का आइडिया बलदेव पुष्करना को बेच दिया। बलदेव पुष्करना ने मनमोहन देसाई को साइन किया था अपनी अगली फिल्म डायरेक्ट करने के लिए। मनमोहन देसाई को सलीम जावेद की कहानी पसंद नहीं आई, ये उनके टाइप की नहीं थी। निर्माता बलदेव पुष्करना, निर्देशक मनमोहन देसाई और लेखक सलीम जावेद की टीम ने फाइनली जो फिल्म बनाई वो बहुत बाद में आई। वो थी चाचा भतीजा, जो 1977 में आई। उसकी कहानी प्रयागराज ने लिखी थी। सलीम जावेद ने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे। मेन सब्जेक्ट पर आते हैं। एक और निर्माता थे प्रेम सेठी। उन्होंने सोचा सलीम जावेद की इसी कहानी पर प्रकाश मेहरा को डायरेक्टर लेकर फिल्म बनाता हूँ। प्रकाश मेहरा सलीम जावेद की ही कहानी पर जंजीर बना रहे थे। प्रकाश मेहरा का इस सब्जेक्ट में कोई इंटरेस्ट बन नहीं पाया। आखिरकार सलीम जावेद अपने पहले बॉसेस सिप्पीज के पास चले गए क्योंकि वहां दोनों ने अंदाज, सीता और गीता में काम किया था। जीपी सिप्पी सीता और गीता के बाद कुछ बड़ा करना चाहते थे। रमेश सिप्पी को सलीम जावेद की ये छोटी सी कहानी में बहुत स्कोप नजर आया। साथ ही सलीम जावेद ने उन्हें मजबूर की स्क्रिप्ट सुनाई जो पूरी तैयार थी। रमेश सिप्पी ने दोनों कहानियां पसंद की। पैसों की बात आई तो सलीम जावेद ने कहा कि मजबूर की स्क्रिप्ट के हम 2 लाख रुपए लेंगे और वो 4 लाइन की कहानी को डेवलप करने के लिए 1 लाख रुपया लेंगे। रमेश सिप्पी ने कहा 4 लाइन का आइडिया डेवलप करने के लिए मैं 75,000 देता हूँ, मजबूर की स्क्रिप्ट का 1.5 लाख दूंगा। सलीम जावेद ने फैसला नहीं किया। निर्माता प्रेम जी उन्हें मजबूर के लिए पहले ही 2 लाख ऑफर कर चुके थे। रमेश सिप्पी ने यह भी कहा कि मजबूर की स्क्रिप्ट अच्छी है पर यह वैसी बड़ी फिल्म नहीं है जैसी हम बनाना चाहते हैं।
मार्च 1973 सलीम जावेद की 4 लाइन की कहानी को डेवलप करने का काम शुरू हो गया। सिप्पी फिल्म्स के राइटिंग रूम में रमेश सिप्पी, सलीम खान और जावेद अख्तर सुबह 10:30-11 बजे बैठ जाते थे। डिस्कशन शुरू हो जाती थी। कभी कभी जीपी सिप्पी भी आते थे। सबसे पहले रमेश सिप्पी ने आर्मी ऑफिसर वाला आइडिया चेंज करवाया। आर्मी ऑफिसर की जगह पुलिस अफसर फाइनल किया गया। रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी बहुत क्लियर थे कि धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा मालिनी तो उनकी फिल्म में होंगे ही। सीता और गीता का सुपरहिट कॉम्बिनेशन, म्यूजिक आर डी बर्मन का होगा, गीतकार आनंद बख्शी होंगे, ये भी तय था। संजीव कुमार ने जब स्क्रिप्ट सुननी शुरू की तो सलीम जावेद से सवाल किया कि इतनी वायलेंस क्यों है। स्क्रिप्ट पूरी सुन के कहा कि मैं गब्बर का रोल करना चाहूंगा, पर इस बात पर ज्यादा जिद नहीं की। आखिर गब्बर विलन था। धर्मेंद्र ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो कहा कि ठाकुर का रोल मैं करना चाहता हूं, क्योंकि कहानी तो ठाकुर और गब्बर की है। रमेश सिप्पी ने कहा अगर आप ठाकुर बनोगे तो वीरू संजीव कुमार बनेगा। हेमा के साथ गाने और रोमांस वही करेगा। धर्मेंद्र और हेमा की बात अभी ताजा शुरू हुई थी। संजीव कुमार पहले ही हेमा को प्रपोज कर चुके थे, बात नहीं बनी थी। ये सोचकर धर्मेंद्र ने वीरू का रोल ही फाइनल किया। हालांकि बाद में जब भी धर्मेंद्र से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने हर बार यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जय के रोल के लिए रमेश सिप्पी शत्रुघ्न सिन्हा को लेना चाहते थे। सलीम जावेद के कहने पर अमिताभ को फाइनल किया गया। सलीम खान ने कई बार बताया है कि जब अमिताभ ने शोले साइन की थी तो सलीम खान उन्हें जीपी सिप्पी के पास लेकर गए। अमिताभ को उस दिन बुखार था। गब्बर सिंह के बारे में आप जानते हैं कि ये रोल पहले डैनी को मिला था, पर धर्मात्मा की शूटिंग शेड्यूल की वजह से वो शोले में काम नहीं कर पाए। 1963 में जावेद अख्तर ने दिल्ली में एक प्ले देखा था, ए मेरे वतन के लोगों। उस प्ले में उन्हें आर्मी ऑफिसर बने अमजद खान की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी। इसका जिक्र उन्होंने कई बार सलीम खान से किया था। सलीम खान अमजद खान को लेकर रमेश सिप्पी के पास पहुंचे। अमजद की सपोर्ट में सत्यन कप्पू भी सामने आए। सत्यन कप्पू ने अमजद के साथ प्लेस किए थे। शूटिंग के दौरान सलीम जावेद और अमजद खान के बीच अनबन हो गई। गब्बर के कैरेक्टर के हिसाब से अमजद खान की आवाज कमजोर लग रही थी। इस तरह की बातें चलने लगीं कि ये गलत कास्टिंग है। सलीम जावेद नहीं चाहते थे कि एक एक्टर की वजह से उनकी पूरी फिल्म कमजोर लगे। उन्होंने कोशिश की कि अमजद को फिल्म से निकालकर किसी और को लिया जाए, पर रमेश सिप्पी इस मामले में कमजोर नहीं पड़े। अमजद को भी यह बात पता चल गई, इसलिए अमजद खान के मन में सलीम खान और जावेद अख्तर के लिए फर्क आ गया। शोले के बाद अमजद खान ने कभी भी सलीम जावेद के साथ काम नहीं किया। जया भादुड़ी ने अमिताभ बच्चन की वजह से यह फिल्म साइन की। उन दिनों दोनों की गहरी दोस्ती थी। क्योंकि सिप्पीज बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे, वो टेक्निकली भी खास होनी चाहिए। ये सोचा गया कि 70 mm फिल्म बनाई जाए। उसके लिए स्पेशल कैमरास भी बाहर से मंगवाने पड़ते, खर्चा और बढ़ जाता। फिर सोचा गया कि फिल्म को 35 mm पर शूट किया जाए और 70 mm पर ब्लो अप किया जाए। अब प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में इतने सिनेमास ऐसे नहीं थे कि 70 mm प्रिंट चला पाएं, तो 35 mm के प्रिंट्स भी चाहिए थे। इसका मतलब ये था कि हर शॉट 2 बार लेना था, एक बार 35 mm फॉर्मेट के हिसाब से, एक बार 70 mm फॉर्मेट के हिसाब से। खर्चा और बढ़ गया। फिल्म का इनिशियल बजट 1 करोड़ सोचा गया था, पर 1 करोड़ में फिल्म नहीं बन सकती थी। यूनिट के ज्यादा लोग बेंगलोर में बने नए होटल अशोका में रुके। 2 अक्टूबर 1973 शूटिंग का पहला दिन था। तेज बारिश हो रही थी। दोपहर तक बारिश नहीं रुकी। रमेश सिप्पी ने शूटिंग कैंसिल कर दी। 3 अक्टूबर 1973 को शूटिंग शुरू हुई। पहला शॉट था जब अमिताभ जया को तिजोरी की चाबियां लौटाते हैं। रमेश सिप्पी और कैमरामैन द्वारका दिवेचा ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्हें हर शॉट परफेक्ट चाहिए था, इसलिए छोटे से छोटे सीन्स भी बहुत दिनों में शूट हुए। सचिन ने अहमद का किरदार निभाया। अहमद के मरने की सीक्वेंस शूट करने में 17 दिन लग गए। फाइनल एडिट से वो सीन निकाल दिया गया। यहाँ आपको उसकी कुछ झलकियां दिखा देते हैं। इधर नाक लगा सुअर के बच्चे, बहुत तड़पा तड़पा के मारूंगा। अक्टूबर 1973 से मई 1974 तक हर महीने 15 दिन का शेड्यूल शोले का होता था और यूनिट बेंगलोर में होता था। अगले 3 महीने शूट हो ही नहीं पाया।
सितंबर 1974 में अगला शूट शुरू हुआ। फिल्म का आखिरी शूट, आखिरी सीन वो था जब ठाकुर की मुलाकात जय और वीरू से जेल के बाहर होती है। फाइनली 450 शिफ्ट्स की शूटिंग के बाद फिल्म पूरी हो गई। फाइनल एडिट को 1 महीना लगा। 1 महीना बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा। म्यूजिक के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। इससे पहले भी बहुत फिल्मों में ऐसा हुआ कि बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था, पर खास तौर पर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात आम जनता में नहीं चली। शोले ने ऐसा किया कि लोगों के दिल में फिल्म के डायलॉग्स के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी बस गया। फिल्म के सारे गाने अच्छे थे, गानों की प्लेसमेंट परफेक्ट थी। महबूबा सॉन्ग आखिरी समय पर फिल्म में डाला गया। लंदन में रमेश सिप्पी ने अपने भाई के घर डेमिस रूसुस का गाना सुना। रमेश सिप्पी की पत्नी गीता ने कहा, इस तरह का गाना अपनी फिल्म में होना चाहिए। रमेश सिप्पी ने इंडिया लौटकर वो गाना R.D. बर्मन और आनंद बख्शी को सुनाया। बहुत कम समय में उन्होंने गाना तैयार कर दिया। एक कवाली रिकॉर्ड की गई थी, उसको फिल्म में जगह नहीं मिल पाई। इसका सबसे ज्यादा दुख आनंद बख्शी को हुआ, क्योंकि मन्ना डे, किशोर कुमार, भूपेंद्र के साथ वो कवाली आनंद बख्शी ने भी गाई थी। चांद था कोई चेहरा न पहलू में हो तो चांदनी का मजा नहीं आता। ऐसा पहली बार हुआ कि म्यूजिक कंपनी ने एडवांस में निर्माता को रॉयल्टी दी। पॉलीडोर तब ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं थी, पर उसने शोले के म्यूजिक के एडवांस 5 लाख रुपए एज रॉयल्टी दिए। ये उस समय बहुत बड़ी डील थी। रिलीज डेट अनाउंस की जा चुकी थी 15 अगस्त 1975। 2 महीने पहले पॉलीडोर ने म्यूजिक रिकॉर्ड्स रिलीज किए। नॉर्मली किसी फिल्म के 10 से 15 हजार तक रिकॉर्ड्स रिलीज किए जाते थे, पर शोले के 30,000 रिकॉर्ड्स रिलीज किए गए। रिलीज के बाद फिल्म के डायलॉग्स इतने पॉपुलर हो गए थे, गानों और डायलॉग्स के रिकॉर्ड्स बनाकर पॉलीडोर ने मार्केट में उतारे। पॉलीडोर ने 5 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स और कैसेट्स बेचे। शोले के लिए पॉलीडोर ने R.D. बर्मन को प्लेटिनम डिस्क गिफ्ट की थी। बात थोड़ी पीछे ले जाते हैं। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई थी। सेंसर बोर्ड ने कह दिया था कि फिल्म का क्लाइमैक्स चेंज करना होगा। क्लाइमैक्स में पुलिस दिखानी होगी, कानून दिखाना होगा। 20 जुलाई हो चुकी थी। पहले आपको ओरिजिनल क्लाइमैक्स की कुछ झलकियां दिखा देते हैं, जिसमें गब्बर की मौत होती है। साथ एक खूबसूरत सीन भी था जब ठाकुर वीरू के गले लग के रोते हैं। उनका खूबसूरत इमोशनल कनेक्ट नजर आता है। ये देखिए, फिर बात आगे करते हैं। इतना प्यारा क्लाइमैक्स सेंसर की वजह से रीशूट करना पड़ा। उसमें ठाकुर और वीरू का ये प्यारा मूवमेंट भी निकल गया। 14 अगस्त को 2 प्रीमियर शो रखे गए, एक मिनर्वा में, एक एक्सेल्सियर में। पर एक बड़ी प्रॉब्लम थी, 70mm प्रिंट्स अभी भी सिनेमा तक नहीं पहुंचे थे। फिनांस मिनिस्ट्री के किसी ब्यूरोक्रेट को लग रहा था कि लंदन से प्रिंट इंडिया लाने की प्रोसेस में उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। उसने कस्टम्स को इंस्ट्रक्शंस दे रखी थी कि 70mm प्रिंट्स अपने काबू में रखे जाएं। 14 अगस्त की सुबह तक प्रिंट्स कस्टम में ही थे। जीपीसीपी झुकने वालों में से नहीं थे। जीपीसीपी ने हाई लेवल की मीटिंग अरेंज की। उसमें फेमस लॉयर रजनी पटेल थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी का करीबी INB मिनिस्टर VC शुक्ला थे। VC शुक्ला ने दिल्ली कॉल किया और उस ब्यूरोक्रेट की क्लास लगा दी जो प्रॉब्लम खड़ी कर रहा था, और कहा प्रिंट अभी कस्टम से रिलीज करवाओ। उस ब्यूरोक्रेट को झटका लगा ये जानकर कि सिप्पीज की पहुंच कहां तक है। फिर भी उसने कुछ और घंटे तक प्रिंट्स कस्टम से रिलीज नहीं होने दिए। शोले का प्रीमियर 35mm प्रिंट के साथ हुआ। उसके बाद 70mm प्रिंट वहां पहुंच गया। रात के 1 बजे 70mm प्रिंट का प्रीमियर शो रखा गया। काफी लोग जा चुके थे, जो बाकी थे उनमें से ज्यादातर लोग ड्रिंक कर चुके थे। सुबह 5 बजे शो खत्म हुआ। उसके बाद फिल्म के अच्छे बुरे रिव्यूज, बहुत कुछ हुआ। आखिरकार ऑन शेड्यूल 15 अगस्त 1975 शोले एक कमजोर क्लाइमैक्स के साथ रिलीज हो गई। फाइनली फिल्म ने जो इतिहास रचा वो आप सबके सामने है। एपिसोड में दी गई मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अनुपमा चोपड़ा की बुक शोले द मेकिंग ऑफ क्लासिक से ली गई है।
इस बुक में और भी बहुत सी बातें हैं जो आगे भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज का ये एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड लाइक जरूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।